दोस्तों नमस्कार। शरद पवार के गढ़ बारामती में आज ईडी पहुंची। उसने उस जगह पर छापा मारा जिस जगह छापा तो दूर, उस इलाके का थानेदार हो या उस जिले का एसपी हो, वह भी उस जगह पर पहुंचकर अपनी ताकत दिखाने की हैसियत बरसों बरस से रखता नहीं था। लेकिन ईडी पहुंची, उसने छापा मारा। यह दृश्य पहला है। दूसरा दृश्य सोचिए, जैसे ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पहुंचेंगे, वैसे ही दिल्ली से ईडी का बुलावा राहुल गांधी को होगा हेराल्ड केस में, और उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में ही करके उन्हें दिल्ली लाकर ना रखा जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। यह दृश्य दूसरा है। तीसरी परिस्थिति सोचिए कि केजरीवाल, जिनको एक के बाद एक नोटिस मिल रहे हैं और अब वो कहने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल मेरी गिरफ्तारी चुनाव प्रचार रोकने के मद्देनजर है, यानी जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे तो मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं। दिल्ली और पंजाब दो राज्य उनके पास हैं। तो क्या सिर्फ नोटिस दर नोटिस ही चस्पा होंगे, या उसके आगे की कार्रवाई उस दिन का इंतजार करेगी जिस दौर में पूरे तरीके से देश के भीतर एक ही मुद्दा रेंग रहा होगा, और वह मुद्दा 22 जनवरी से जुड़ा हुआ है। इस दौर में केजरीवाल की कौन सुनेगा जब उन्हें जेल के भीतर डाल दिया जाएगा। राजनीतिक तौर का यह दृश्य तीसरा है। चौथा दृश्य ममता बनर्जी की दिशा में जाता है, जहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो दो मामले पड़े हैं। उसमें एक तो खनन का मामला है और दूसरी तरफ भर्ती का मामला है, यानी शिक्षकों की भर्ती का मामला है। इसके अलावे भी कई सांसद टीएमसी के, कई मंत्री टीएमसी के, कई विधायक टीएमसी के, शारदा नारदा कांड, सब कुछ तो सामने पड़ा है। कोई भी फाइल उठा लीजिए, किसी भी फाइल के आश्रय आरोप प्रत्यारोप लगा दीजिए, उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में कैद कर दीजिए, और नहीं करना है तो सौदेबाजी राजनीतिक तौर पर होगी। यह दृश्य चौथा है। पांचवां दृश्य बिहार की तरफ जाता है, जो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव एकमात्र इस दौर में सबसे लोकप्रिय शख्स हैं जो बिहार में चुनाव प्रचार करें तो वोट उनके अनुकूल होगा। युवा भी हैं, तेवर भी है। लालू यादव से वह लाभ नहीं होगा, और नीतीश कुमार इस दौर में कैसे किस रूप में चूक गए, या फिर इंडिया के भीतर के अंतर विरोध ने उन्हें और खारिज कर दिया या जगह दे दी, यह आप तय कीजिए। लेकिन यह पांचवां दृश्य भी डराने वाला है चुनाव के मद्देनजर, जब उन्हें भी जेल के शिक्षों के पीछे डाला जा सकता होगा। ये चार पांच दृश्य सिर्फ बताने के लिए है। राजनीतिक तौर पर सबसे तीखी स्थिति मौजूदा वक्त की है, जिसके सामने लोकसभा चुनाव खड़ा है। और इस लोकसभा चुनाव से पहले 10 बरस की जो मशक्कत दिल्ली की सत्ता ने की है, क्या वह एक झटके में उसे गंवा देगी सिर्फ एक चुनाव के भरोसे, या चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। और दूसरी परिस्थिति यह भी है कि जो गुजरात मॉडल था और गुजरात मॉडल का विस्तार जो दिल्ली में बीते 10 बरस में देखा गया, यानी 2 दशकों की मेहनत मशक्कत, अपने तौर पर विचारधारा के आश्रय सत्ता पाने को लेकर, क्या उसे गंवाया जा सकता है? खासतौर से तब जब 2025 में 100 बरस आरएसएस के हो जाएंगे। जश्न की तैयारी 2024 से ही शुरू होनी है, तो प्लान बड़ा होना चाहिए। और इस दौर में कहते हैं, आप किसी भी अधिकारी से मिलिए, वो कहता है दरअसल बहुत व्यस्त हैं, और अगर वो सीबीआई, ईडी या आईटी से जुड़ा है तब तो वो कहीं ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर है, या साल की शुरुआत है, या बजट आने वाला है, या उसको कोई अपना टारगेट पूरा करना है। जी नहीं, उसकी व्यस्तता बहुत साफ है। उसके लिए यह चुनावी साल है। तो चुनावी साल की सक्रियता दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से घूमते हुए, रायसीना हिल्स से निकलते हुए इस देश के भीतर तमाम संस्थानों के भीतर अगर नौकरशाही के मन में है, तो जरा कल्पना कीजिए वो कौन सी स्थिति होगी जिसके आश्रय अगर इंडिया को यह लगने लगा है कि दो दो चार चार सीटों की मशक्कत में वह फंसी हुई है, और समझौता हो जाए, तालमेल बैठ जाए, तो फिर उसकी जीत सुनिश्चित होगी। दरअसल ये बातें सोची जा सकती है। हकीकत इस बात के आश्रय समझनी होगी जहां पर सत्ता का बहुत कुछ दांव पर लगा है। हम उस पूरे प्लान को लेकर आपके सामने आए, उससे पहले दो बातों को साफ कर लीजिए।
इस देश के भीतर में इस दौर में अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट के आश्रय चलती है। इस देश में सबसे रईस शख्स अडानी आज एक बार फिर हो गए। इस दौर में जीडीपी हमारी जिस छलांग लगा रही है उसमें बहुत सारे सवाल अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हैं, यानी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसका योगदान जीडीपी में होता तो 45% है, लेकिन उसके साथ लोगों की तादाद जो वर्कफोर्स है वो तकरीबन 93-94% है। यानी इस देश की जीडीपी उस संगठित क्षेत्र के आंकड़ों के आश्रय चलती है जिसमें आपको सिर्फ चकाचौंध दिखाई देगी और कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ होगा। यह एक पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा राजनीतिक तौर पर इसे और सफाई के साथ समझिए कि जो तीखी परिस्थिति देश के भीतर है, क्या उसका नजारा आज बंगाल में तब नजर आया जब ईडी कार्रवाई करने पहुंची, वह भी राशन घोटाले को लेकर। 700 करोड़ के राशन घोटाले में आरोपी कोई दूसरा नहीं, टीएमसी के ही नेता हैं। और उनके इलाके में जिस तरीके की भीड़ सड़क पर उमड़ आई, जिस तरीके से हमला उसने गाड़ियों पर किया और जिस तरीके से ईडी के अधिकारी के माथे को एक लिहाज से कहीं इतनी चोट पहुंचाई कि उसमें एक को 7, दूसरे को 11 टांके लग गए। यह क्या राजनीतिक तीखेपन की स्थिति है? हमें लगता है इस तस्वीर को देखिए जरूर, उसके बाद इन बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। নিখিলের কাছে আছে তো, নিখিল ক্যামেরা চালাচ্ছিল, ক্যামেরা তো নিখিল, আরে নিখিল তো ফোনে পাওয়া যাচ্ছে, কি করে জানবো আমি? সব নিয়ে নিয়েছে তো, আমাদের যে যেখানে পুলিশ ওড়েছে, যেমন ধরে আমাদের সাথে ক্যামেরাম্যান হাতে ওড়েছিল, হ্যাঁ तो यह ईडी की गाड़ी का हाल है। यानी उस वक्त जब इस देश के भीतर सबसे मजबूत सत्ता के लिए हथियार ईडी ही है और ईडी का नाम लेकर इस देश में समूचे संसद के भीतर बैठा हुआ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंचा और राष्ट्रपति के दरवाजे पर भी उसने दस्तक दी। तो क्या ईडी पर हमला सरकार के पूरे प्लान को धराशायी तो नहीं कर देगा, या इस दौर में कानून व्यवस्था चुनाव के मद्देनजर इतनी बुरी हो चली है जिसमें नजर आने लगा है कि निशाने पर ईडी है? तो क्या 2024 के चुनाव जांच एजेंसियों के आश्रय लड़े जा रहे हैं, या इस देश के भीतर जांच एजेंसियां महज सरकार के लिए ढाल है या हथियार है? लेकिन जरा सोचिए, इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर खुले तौर पर जब यह कहते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ऐसी हिंसा, और उनके शब्द बहुत साफ हैं कि जो हुआ उसमें लगता है सरकार फेल हो गई, उसमें अब संविधान को अपना काम करना होगा, सभी विकल्प खुले हुए हैं, गुंडा राज है ये, जंगल राज है ये कोई बनाना रिपब्लिक पश्चिम बंगाल को ना समझे। हम चीजों को पटरी पर लाएंगे और चुनाव से ऐन पहले की यह स्थिति बहुत घातक है। तो एक संकेत है इसमें पश्चिम बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी के जरिए इंडिया के भीतर की परिस्थिति को लेकर और आने वाले वक्त में केंद्र की उस पहल को लेकर जो कहीं ना कहीं गवर्नर के आश्रय चलती है, उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर दिल्ली के हाथ में आ जाती है। हमें लगता है इन बातों को थोड़ा और विस्तार दिया जाए, उससे पहले गवर्नर साहब क्या कहते हैं, इसे सुनिए। If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. As governor, I reserve all my constitutional options for appropriate action at the appropriate moment. Flexing muscles and parading paper tigers will not work with the people of Bengal. Jungle Raj
and Gundagiri will work in a fool's paradise. Bengal is not a banana republic. I repeat, Bengal is not a banana republic. Government should do its duty. Those who think they can rule through dons and soon will they find themselves to be Don Quixotes. This pre-election violence, which has an early beginning, should find an early end. The sole तो responsibility. दो बातें तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ ईडी पर हमला सरकार को बर्दाश्त नहीं है और ईडी पर हमला होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह कानून की रक्षा करती है, कानून का पालन करती है, उसी अनुसार काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ कानून के पहरेदारों को लेकर ही जब विपक्ष के भीतर सवाल हो और विपक्ष भी उस राजनीतिक मैदान में खुद को बराबर का प्लेयर मान रही हो कि लोकसभा चुनाव में देख लेंगे, तो एक बात और निकल कर आई, यानी चुनाव की जीत हार इस देश के भीतर सारे दाग को मिटा देती है या हार के बाद नए दाग जोड़ देती है। लेकिन एक और परिस्थिति है जिसका जिक्र गवर्नर साहब ने किया, यह कहकर किया कि चुनाव से ऐन पहले, हालांकि अभी चुनाव का जिक्र करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन यह एक संदेश है। यह संदेश किस लिए बड़ा है और वह भी ईडी के जरिए क्यों बड़ा है, उस प्लानिंग के भीतर अगर मौजूदा वक्त में देखिएगा तो इस देश की तमाम वैसी सरकारें जो बीजेपी की नहीं है, जो इंडिया के साथ खड़ी है, वह हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कदम में फंसी हुई है। उसमें लालू परिवार को देख लीजिए, चाहे लैंड फॉर जॉब का मामला हो या आईआरसीटीसी का स्कैम हो, उसमें लालू यादव हो, उनकी पत्नी राबड़ी देवी हो और परिवार के दूसरे सदस्य तो ठीक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी उसमें शरीक है। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत पिलर के तौर पर हैं, जो बिहार की राजनीति में कम से कम 20% वोट अपने साथ रखकर चलते हैं। और उसमें अगर कांग्रेस और नीतीश कुमार का छौंक लग गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। तो क्या बीजेपी गंवाने को तैयार है? दिल्ली की सत्ता बिहार में खुद की हार को तय मान लेगी? बिल्कुल नहीं। उसके प्लान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बहुत साफ है कि निशाने पर लेना होगा और निशाने पर लेने से पहले इस देश के भीतर एक वातावरण तो डेवलप हो कि दरअसल ये सभी करप्ट हैं और करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई जांच एजेंसियां नहीं करेगी तो कौन करेगा? और जांच एजेंसियों पर हमला ये मैसेज है कि इस देश के भीतर में अराजक तत्व जो हैं इस देश की राजनीति में घुसे आए हैं और वो सत्ता संभालते वक्त नहीं देखते हैं कि कानून का पालन करना चाहिए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बिहार को बंगाल के बाद तुरंत छूने वाली है, क्योंकि बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन पर बड़ा क्लियर कट मामला, यानी सरकार वेस्ट बंगाल की भी आ गई, जिसमें है कि टीचर्स रिक्रूटमेंट का मसला हो या कोल स्मगलिंग का मसला हो, और उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी के साथ साथ महुआ मोइत्रा का मसला भी तो है। शारदा नारदा की तो लिस्ट अलग है, लेकिन इस दौर में 16 फाइलें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल को लेकर जिसकी हर फाइल खुलती है तो उसके बाद कोई ना कोई टीएमसी का नेता उस दायरे में आकर खड़ा होता है और उस पर नकेल कसने के लिए जांच एजेंसियां तैयार होती है। तो राजनीतिक तौर पर फेडरलिज्म या दिल्ली की सत्ता को लेकर कुछ सवाल हर राज्य से निकल कर आएंगे, लेकिन सवाल तो फिर वही है जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने इलेक्शन को लेकर कर दिया कि इलेक्शन से ऐन पहले क्यों। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, महादेव बैटिंग ऐप और जो पैसा ट्रांसफर हुआ वहां से उस व्यक्ति को लाने के लिए वहां की सरकार के साथ भारत सरकार अब उस दिशा में कानूनी कार्रवाई कर रही है। किसी भी हालत में उस शख्स को लेकर आइए और बतलाइए मतलब उनका एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए, जिसके जरिए यह बात सामने आए कि हां उसमें उस दौर में कांग्रेस की सरकार और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। कानूनी कार्रवाई को अमला जामा पहनाइए। छत्तीसगढ़ के भीतर अपने तौर पर पिछली बार 9 सीटें जीती थी, इस बार 11वीं सीट जीती है, क्योंकि एक भी सीट नहीं गंवानी है। इस रास्ते बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी चल पड़ी। झारखंड के भीतर हेमंत सोरेन और उनकी सरकार, उसके मद्देनजर बीजेपी मानकर चली है कि बाबूलाल मरांडी जब से आए हैं वह तो चुनावी तौर पर जीत हासिल करने की दिशा में बढ़ ही जाएंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक आदिवासी को जेल में डालना
और आदिवासी को जेल में डालने से पहले 7 नोटिस दिए जा चुके हैं। यह सवाल इसलिए राजनीतिक तौर पर बड़ा है कि आखिर किसी एक संस्थान को संविधान के तहत खारिज होते हुए देखना और उसी संविधान के तहत एक चुनी हुई सरकार के मुखिया को जेल में डालना, ये दो चीजें लाइन पकड़िए जरा। प्लानिंग बड़ी साफ होनी चाहिए। प्लानिंग बहुत साफ है। सरकारें तो लालू यादव के दौर में बिहार में भी गई थी, जब लालू यादव को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। उस वक्त सीबीआई को लेकर जो सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को तोता तक कहा, और इस दौर में ईडी को लेकर भी यही सवाल है। लेकिन ना तो सीबीआई की छवि को इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज ने खत्म होने दिया, बल्कि अपना हथियार बनाया। और सरकारें तो आती जाती रहेंगी। सवाल 2024 का लोकसभा चुनाव है और झारखंड में भी एक सीट भी नहीं गंवानी है। मैसेज बहुत साफ है। इसके बाद आइए बीआरएस, जो तेलंगाना में है, वो साथ खड़ी नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली की शराब नीति के तहत वहां के मुख्यमंत्री रहे उनकी बेटी कविता पर भी तो नकेल कसी जा सकती है। और केजरीवाल सरकार, जिसकी शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी, मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब के भीतर अब सवाल तो यह भी है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जी नहीं, प्लानिंग उसके आगे की है। एक पूरा पॉलिसी, एक पूरा सिस्टम जब काम कर रहा हो, वह भी किसके तहत? दो ही तो उपलब्धियां थी इस देश के भीतर में। स्कूल को लेकर उपलब्धियां बताई गई और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बनाई गई, और राजस्व का लाभ मिलेगा, पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि इसका लाभ सरकारों को मिलना चाहिए। सारी पॉलिसी एक झटके में आकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने खत्म कर दी, ये कहते हुए कि मोहल्ला क्लिनिक के भीतर जो दवाइयां दी जा रही थी, जो जांच हो रही थी, उसमें गड़बड़ी सीबीआई जांच करे, और जो भी ड्रग्स का मसला था, यानी दवाइयों की जो खरीद फरोख्त थी, उसकी भी सीबीआई जांच करे। ध्यान दीजिए, दिल्ली की सरकार ने या केजरीवाल मॉडल ने अपने मॉडल को इस रूप में खड़ा किया जिसके जरिए पंजाब में जीत मिली। सवाल उस मॉडल को खारिज करने का है, तो प्लान बहुत साफ है। यह पूरा मॉडल ध्वस्त किया जाए। इस पूरे मॉडल के खत्म होने की जरूरत है। इसमें केजरीवाल तो सिर्फ उसमें एक औजार भर है। उनको तो जब इच्छा हो तब जेल में डाल दिया जाएगा। और केजरीवाल अगर बार बार बाहर आकर कहते हैं कि देखिए, मुझे राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ढकेला जा रहा है, तो यह कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ वो मॉडल लगातार खारिज है, उस पर दागदार की परिस्थितियां हैं। यह स्थिति मौजूदा वक्त में बहुत साफ तौर पर हर कोई देख भी रहा है, समझ भी रहा होगा, और राजनीतिक तौर पर यह भी जान रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली की 7 सीट, 7 पे जीतना है बीजेपी को, जो 2 बार से जीतते आ रही है। लेकिन इन सारी परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण बात और है। जब राहुल गांधी का सवाल होगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकलेंगे, और जरा कल्पना कीजिए कि 22 जनवरी के बाद जब पूरे के पूरे देश के भीतर राममय परिस्थितियां होंगी और बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरे देश में मंदिरों के जरिए हिंदू एस्पेक्ट से चीजों को रख रहे होंगे, उस दौर में उत्तर प्रदेश में जब 12-13 फरवरी को राहुल गांधी की एंट्री होगी, तो राजनीतिक तौर पर इससे बेहतरीन परिस्थिति उस प्लान के तहत हो नहीं सकती है जिस प्लान के ज़रिए इंडिया को धराशायी करना है। यानी चुनाव प्रचार से सबको रोकना, या चुनाव प्रचार में सिर्फ अपनी सफाई देने की परिस्थिति में ही इंडिया को आकर खड़े हो जाना, उसके तमाम गठबंधन के दलों को, तो फिर राहुल गांधी को भी अगर उस दौर में हेराल्ड कांड को लेकर उत्तर प्रदेश में जैसे ही कदम रखे वैसे ही बुलावा भेजा जाए, और उत्तर प्रदेश में तो उन्हें 11 दिन गुजारने हैं, और उसमें शुरुआत बनारस से होनी है, तो बनारस में जब वो रहें तब बुलाया जाए, इलाहाबाद में रहें या प्रयागराज में रहे तब बुलाया जाए, या अमेठी में रहे तब बुलाया जाए। दिन चूज करना है, लेकिन बात तो तय है, प्लानिंग बहुत साफ है। राजनीतिक तौर पर इन तमाम परिस्थिति में मुद्दा कौन सा बचेगा? मुद्दा आखिर में ईडी बचेगा। तो ईडी के आश्रय ही जब प्लान है और ईडी को ही मुद्दा बना दिया जाए, तो इससे बेहतरीन परिस्थिति क्या हो सकती है? राजनीतिक तौर पर 2024 का चुनाव जीतने के लिए इस दिशा में बढ़ते हुए कदम जम्मू कश्मीर की दिशा में भी जाएंगे, जहां पर फारूक अब्दुल्ला भी ईडी के निशाने पर है। वहां के क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर निशानदेही है उनकी। ये तमाम प्लानिंग की परिस्थितियां क्यों हैं, ये सवाल किसी को भी पूछना चाहिए। दरअसल इस देश के भीतर की
दूसरी परिस्थिति जो आर्थिक परिस्थितियां, उसका सच क्या है? आर्थिक परिस्थितियों का एक सच तो बहुत साफ है, अडानी एक बार फिर नंबर 1 हो गए। उनकी जो नेटवर्थ है वह अंबानीज के आगे निकल गई। इस दौर में जो लगातार देश के भीतर इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहे हैं उसकी तादाद बढ़ गई। जो कर्ज लेकर परिस्थिति थी वह लगातार ना लौटाने वालों की तादाद बढ़ रही है। गौतम अडानी 8.12 लाख डॉलर यानी तकरीबन 97.6 बिलियन डॉलर और 2024 में उनके नेटवर्थ में तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है, यानी लगभग 13 बिलियन डॉलर। अंबानी इसका 665 मिलियन डॉलर यानी 5,000 करोड़ बढ़ा है। सवाल है कि इस बरस 1 लाख करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ क्यों बढ़ गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह बताने के लिए काफी है कि दरअसल अभी तो शुरुआत है। जिस दिशा में अडानी की नेटवर्थ बढ़ी है, 2024 के बाद उस नेटवर्थ की रफ्तार किस रफ्तार से चल रही होगी यह सिर्फ आप सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र होगा वहां पर इन बातों को समझिए कि इस देश के भीतर में हमें लगता है आज इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर एक ही हिस्सा सिर्फ आप जिक्र करते हैं, कल किया जाएगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर जिक्र, लेकिन सिर्फ इतना समझिए इस देश के भीतर में बैंकों के जरिए जो फ्रॉड होता था, एक तो कर्ज देने का मसला अलग है, लेकिन इस देश की आर्थिक परिस्थितियां कैसी है ये कल्पना कीजिए कि बीते बरस यानी 2023 में इस देश के भीतर जो भी गड़बड़ियां हुई, जो भी गफलत हुई, 15,530 फ्रॉड के जो मामले थे उसमें से लगभग 8,000 मामले फ्रॉड के मामले 10-10 हजार की कमाई को लेकर थे। यानी रोजगार है नहीं और फ्रॉड रोजगार का हिस्सा बन गया। और जिस लिहाज से इस देश के भीतर में इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, वो बैंकों में कर्ज लेकर ना लौटाने की परिस्थिति हो, सरकार का रिटर्न ऑफ करना हो, या सामान्य तौर पर आम शख्स द्वारा अपने आप के जीवन को चलाने के लिए फ्रॉड के रास्ते को अपनाना हो, यह दरअसल उस आर्थिक असमानता की दिशा में ले जाता है जहां पर इस देश का विकास दर जो आप जीडीपी के आंकड़े देखते हैं 7% पे चल रहा है, उसकी हकीकत बहुत साफ है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें तकरीबन इस देश का 6-6.5% कामगार काम करता है, वही डाटा सामने निकल कर आता है। क्योंकि इस देश में असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें 93 से 94% तक लोग काम करते हैं, उसका कोई डाटा मौजूद ही नहीं है। 2015 में आखिरी डाटा था और 2015 के बाद 3 बड़ी घटनाओं ने इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तबाह कर दिया। नोटबंदी थी, जीएसटी थी और लॉकडाउन था। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा कब आएगा 2015 के बाद, अभी तक तो नहीं आया है। उसके बाद इस देश की जीडीपी क्या होगी, जो भी होगी, और इस देश का सेंसस भी सामने नहीं आया है, यानी जनगणना देश में हुई नहीं जनसंख्या की, कितने गरीब हैं कितने नहीं हैं। ये तमाम परिस्थितियां बतलाती है कि जिस मॉडल को इस देश के भीतर खड़ा किया जा रहा है, उस मॉडल की हार 2024 के लोकसभा चुनाव में होनी नहीं चाहिए। और उस रास्ते इस देश की राजनीति चल पड़ी है जिसके तीखेपन की आंच अलग अलग तरीके से नजर आने लगी है। वह चाहे केजरीवाल के शब्द हों, चाहे बंगाल में ईडी पर हमला हो, चाहे तेजस्वी यादव का कुछ बोलना हो, चाहे बारामती में पड़ता हुआ छापा हो। और बारामती का जिक्र यहां कर दें आखिरी में कि बारामती और पुणे और मुंबई, इन 3 जगहों पर जहां पर बारामती एग्रो पर जो छापा पड़ा है और ईडी की रेड पड़ी है, वो शरद पवार के पोते से जुड़ी है, यानी उसके परिवार से जुड़ी है। और वो खुद एनसीपी के एमएलए हैं करजात जामखेड़ा के, जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैसेज बहुत साफ है, उत्तर हो दक्षिण हो पूरब हो पश्चिम हो, जहां भी इंडिया की मौजूदगी है उनके लिए प्लान तैयार है। और ये प्लान 2024 के चुनाव को लेकर है। और इंडिया के सामने चुनौती यही है कि वह किस रास्ते चले, सीटों की उलझन में फंसा रहे, चुनाव आयोग का दरवाजा बार बार खटखटाए और चुनाव आयोग वक्त ही ना दे। सवाल ईवीएम का कर रहा है इस दौर में इंडिया भी, लेकिन वक्त ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास इनसे मुलाकात करने का। तो जब सारे घोड़े खोल दिए गए हैं राजनीतिक तौर पर, तो हश्र क्या होगा
यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।